नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 6 अगस्त सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में नए राशन डिपो के लिए 8 अगस्त तक स्वीकार होंगे आवेदन, बताएंगे पूरी प्रक्रिया। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में इन फैसलों पर लगी मुहर, कच्चे कर्मचारियों को मायूसी, किसानों के लिए खुशखबरी। फरीदाबाद में सीएम के एमएसपी ऐलान पर भड़की कुमारी शैलजा, बोली चुनाव देखकर किसानों को दिया जा रहा है लॉलीपॉप, स्वामीनाथन रिपोर्ट करें लागू। हरियाणा सरकार की 10 नई फसलों पर एमएसपी को मंजूरी। हुड्डा ने पूछा, बीजेपी सरकार 35 दिन की बची है, इसमें कौन सी फसल पककर तैयार होगी। हरियाणा की सरकारी कॉलेजों में जल्द शुरू होगी कैंटीन की सुविधा, शिक्षा विभाग ने जारी की गाइडलाइंस। सीईटी पास सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा देने का मौका दे सकती है हरियाणा सरकार, आयोग ने शुरू की तैयारी। सिरसा में सरकार के खिलाफ गरजे ग्रामीण सफाई कर्मचारी, लघु सचिवालय में दिया धरना, मांगों को लेकर सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। वायुसेना स्टेशन रेसकोर्स दिल्ली में आई क्लर्क और टाइपिस्ट के पदों पर भर्ती, 12वीं पास करें आवेदन। फरीदाबाद में 11वें दिन भी एनएचएम हड़ताल जारी, कर्मियों ने उपवास रखकर पक्का करने की उठाई मांग, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। अग्निवीरों की शहादत पर कारगिल पैकेज देगी राजस्थान सरकार, पत्नी को 25 लाख रुपए नकद, 25 बीघा नहरी जमीन, सरकारी नौकरी, माता पिता को 5 लाख रुपए मिलेंगे। और हरियाणा में यूजी में दाखिले के लिए फिर खुला पोर्टल, 14 अगस्त तक ओपन फिजिकल काउंसलिंग से एडमिशन, कॉलेजों ने भेजी डिमांड। और हिंसा के बाद बांग्लादेश की पीएम हसीना का इस्तीफा, देश छोड़ा, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंची, पूर्व सीएम खालिदा जिया को रिहा करने का आदेश जारी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में सुबह से बादलों की आवाजाही देखने को मिली, लेकिन कभी कभी तेज धूप निकलने से लोग भी खासी परेशान नजर आए। इसी बीच मौसम विभाग ने ताजा अपडेट दी है। इसके अनुसार 6 अगस्त की रात से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा, जिसका असर 7 से 12 अगस्त के दौरान देखने को मिलेगा। इस दौरान हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में बरसात की संभावना बनी हुई है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा इसे लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 6 अगस्त को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना बनी हुई है, जिस कारण उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी पंजाब पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने से हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली पर फिर से मानसून ट्रफ रेखा अपनी सामान्य स्थिति पर पहुंचेगी। इसके प्रभाव से 7 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के मध्य बारिश के आसार बने हुए हैं। जो भी युवा भारतीय सेना में जाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। वायुसेना स्टेशन रेसकोर्स नई दिल्ली द्वारा टाइपिस्ट व क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए पुरुष व महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। क्लर्क के लिए आवेदक 12वीं पास होनी चाहिए तथा कंप्यूटर पर हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, तो वहीं अंग्रेजी टाइप में 35 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। टाइपिस्ट के लिए 12वीं पास होनी चाहिए तथा कंप्यूटर पर हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 सितंबर 2024 है। हरियाणा सरकार संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी सीईटी पास करने वाले सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने तैयारी शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त कम पदों के लिए लाखों दावेदारों के आने के चलते अभ्यर्थियों की भीड़ कम करने को हरियाणा SSC अब हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC की तर्ज पर काम करेगा। भविष्य में HSSC के तहत होने वाली ग्रुप C और ग्रुप D की परीक्षा कठिन होने वाली है। इसके लिए HPSC की तर्ज पर देश के नामी शिक्षण संस्थानों के प्रोफेसर और विशेषज्ञों से प्रश्न पत्र तैयार करवाए जाएंगे। दरअसल प्रदेश में काफी संख्या में युवा सीईटी पास करने के बाद मुख्य परीक्षा देने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। फिलहाल हरियाणा एसएससी में पदों की 4 गुना ज्यादा सीईटी पास अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। इसके पीछे आयोग का तर्क है कि 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने से भीड़ कम हो जाती है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही वक्त शेष है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी अभियान में जुट चुकी हैं। हर पार्टी जनता को आकर्षित करने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रही है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से एक बयान सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ऐलान किया गया है कि यदि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनती है तो कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। इस घोषणा के अनुसार कहा गया है कि यदि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो हरियाणा में कौशल रोजगार निगम के तहत काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों को एक नीति बनाकर उन्हें पक्का कर दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कई फैसलों पर मुहर लगाई गई है। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि इस बैठक में 21 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 20 एजेंडों की स्वीकृति हुई है। उन्होंने बताया कि सूबे में 24 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर खरीदी जाएंगी और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने बताया कि किसानों पर बकाया 140 करोड़ रुपया भी माफ करने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2024 से अभियान
जमा करने के नोटिस गए थे, सरकार उन्हें वापस लेगी। 1 अप्रैल के बाद जिस किसान अभियाना ने जमा करवाया है उसको वापस दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 4300 गाँव के किसानों को लाभ मिलने वाला है। उन्होंने बताया कि अग्निवीर को ग्रुप सी के लिए होने वाली पात्रता परीक्षा में छूट मिलेगी। साथ ही भर्ती के लिए आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। पहले बैच के अग्निवीरों को 5 साल की छूट मिलेगी। राज्य सरकार अग्निवीरों को रोजगार देने वाले उद्योगों को 60,000 रुपए सब्सिडी देगी अगर वो अग्निवीरों को 30,000 रुपए मासिक वेतन देते हैं। वहीं सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शहीदों के 14 आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। ग्रुप बी में 2 और ग्रुप सी में 12 को नौकरी मिलेगी। सीएम सैनी ने बताया कि हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को क्रीमी लेयर से बाहर रखने संबंधी मानदंडों के प्रस्ताव को एक्ट पोस्ट फैक्टो की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल बैठक में हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया है। इसके साथ ही हरियाणा धौलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकर्रीदार यानी स्वामित्व अधिकारों का निहित होना नियम 2011 में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी है। एक्ट में संशोधन के बाद इन सभी को उनके हित उत्तराधिकारी जिनकी 20 वर्ष की समय सीमा पूरी हो चुकी है वे अब मालिकाना हक के लिए कभी भी आवेदन कर सकते हैं। सीएम नायब सैनी ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इससे शहरी आवास योजना के तहत प्लाट लेने वाले आवेदकों को किस्त देने में आसानी होगी। वहीं हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। कर्मचारियों को पक्के करने को लेकर कैबिनेट मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो पाया। सीएम नायब सैनी इस मीटिंग में किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाए। मीटिंग के बाद उन्होंने बताया कि कच्चे कर्मचारियों को लेकर सरकार ने अधिकारियों को कहा है कि वे एक पॉलिसी बनाए। अभी सरकार काम कर रही है, जल्द इस पर भी फैसला ले लिया जाएगा। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से सूबे के 182 कॉलेजों के कैंटीन में स्टूडेंट्स और स्टाफ के नाश्ते भोजन की सुविधा उपलब्ध करवाने की तैयारी चल रही है और इस संबंध में एक गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि स्टूडेंट्स को कैंटीन से सामान खरीद पर पूरी रकम का भुगतान करना होगा, जबकि प्रबंधन अधिकारियों, टीचर्स, कर्मचारियों व सिक्योरिटी गार्ड्स को खाने पीने की चीजों पर छूट का लाभ मिलेगा। वहीं कैंटीन ठेकेदार को उत्तर भारतीय स्टूडेंट्स के खाद्य पदार्थ की पसंद को पूरा करना होगा। गाइडलाइंस के तहत कैंटीन में तेल और दूध सरकारी उपक्रमों का ही इस्तेमाल करना होगा। वीटा का दूध और खाद्य पदार्थ तैयार करने में हैफेड के तेल का इस्तेमाल करना होगा। स्टूडेंट्स के स्वास्थ्य लाभ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। साथ ही कैंटीन में खाना पकाने के लिए स्टील और लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल होगा। खाने की शुद्धता और क्वालिटी का विशेष ख्याल रखने के निर्देश दिए गए हैं। कैंटीन में भोजन व्यवस्था संभालने वाले कर्मचारियों को स्वास्थ्य जाँच का सर्टिफिकेट भी देना होगा। पेरिस ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन ने हर किसी को चौंका दिया। ग्रेट ब्रिटेन को 4-2 से रौंदकर भारतीय टीम ने सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया। अब तक खेले गए मैचों में भारतीय हॉकी टीम ने अपने खेल के स्तर को इस तरह दुनिया के सामने रखा है जिसके लिए किसी जमाने में भारतीय हॉकी टीम की दुनिया भर में विशेष पहचान हुआ करती थी। भारतीय हॉकी टीम ने क्वार्टर फाइनल के बेहद रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 के स्कोर से हराया। सांसें रोक देने वाले इस मैच में हालांकि जीत का असली श्रेय गोलकीपर श्रीजेश को जाता है, जिन्होंने पेनल्टी शूटआउट में 2 गोल रोककर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। आपको बता दें कि मेजर ध्यानचंद के समय में ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम का अलग ही रुतबा हुआ करता था। अगर आप भी नए राशन डिपो का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आज की ये खबर आपके लिए अहम हो सकती है। दरअसल हरियाणा में राशन डिपो का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आगामी 8 अगस्त तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। जो भी व्यक्ति आवेदन करना चाहते हैं वह अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आवेदनकर्ता संबंधित वार्ड या फिर गाँव का निवासी होना चाहिए। उसकी उम्र 21 साल से लेकर 45 साल के बीच होनी चाहिए। वह कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही उसे कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। राशन डिपो का लाइसेंस जारी होने की प्रक्रिया 30 दिन के अंदर अंदर पूरी कर ली जाएगी। इस विषय में ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली हरियाणा की छोरी मनु भाकर इसकी क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय दल की फ्लैग बियरर बनेंगी। इसकी पुष्टि खुद मनु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पेरिस ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ओर से फ्लैग बियरर बनना मेरे लिए सम्मान की बात है। तिरंगे को हाथ में लेकर भारत के शानदार दल का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए बड़ा मौका होगा। मैं भारतीय ओलंपिक संघ की आभारी हूँ जिसने मुझे इस लायक समझा। जय हिंद। इधर हरियाणा में मनु भाकर के स्वागत की भव्य तैयारियां भी की जा रही है। हरियाणा में फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम में पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर खूब हमला बोला। उन्होंने किसानों की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने के लिए भाजपा सरकार के फैसले पर तंज कसा। कहा कि भाजपा की सरकार 35 दिनों की है, इन 35 दिनों में कौन सी फसल तैयार हो जाएगी जो ये एमएसपी पर खरीदने की बात करते हैं। बल्लभगढ़ में हुड्डा ने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए यह बात कही। बता दें कि सीएम नायब सैनी ने कुछ दिन पहले किसानों की सभी फसलें एमएसपी पर खरीदने की घोषणा की थी। साथ ही सोमवार को चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट की मीटिंग में सीएम सैनी
कंपनी ने अपनी इस घोषणा पर मुहर भी लगा दी। बता दें कि पहले हरियाणा में 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती रही हैं। अब यहाँ के किसानों की 24 फसलों को एमएसपी पर सरकार खरीदने जा रही है। कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर हुड्डा ने हरियाणा के सभी भाजपा नेताओं को लपेटा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुट है। यह सवाल भाजपा से पूछना चाहिए कि भीतरघात और गुटबाजी की शिकायतें उनके नेता क्यों कर रहे हैं। मोहनलाल बड़ौली से पूछिए कि उनके विधायकों ने उन्हें कितनी सहायता दी। रणजीत चौटाला से पूछिए कि उन्हें किसने धोखा दिया। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा से यह पूछा जाए कि मनोहर लाल और ओपी धनखड़ की आपस में कितनी बनती थी। हरियाणा के विभिन्न कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए हायर एजुकेशन विभाग द्वारा दोबारा से दाखिला पोर्टल खोल दिया गया है। 14 अगस्त तक अब ओपन फिजिकल काउंसलिंग के जरिए सीटें भरी जाएंगी। इससे अभी तक दाखिले से वंचित विद्यार्थियों के लिए दाखिला लेने का ये अंतिम मौका होगा। बता दें कि 30 जुलाई को दाखिला प्रक्रिया समाप्त हो गई और रेगुलर कक्षाएं शुरू हो गई हैं। कुछ कॉलेजों द्वारा दोबारा से दाखिला पोर्टल खोलने की डिमांड भेजी गई। इस पर हायर एजुकेशन विभाग द्वारा दोबारा से पोर्टल खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब 14 अगस्त तक प्रतिदिन कॉलेज स्तर पर यह ओपन फिजिकल काउंसलिंग होगी और सीटें भरी जाएंगी। बांग्लादेश में 2 महीने से चल रहे आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार 5 अगस्त को पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने देश छोड़ दिया और ढाका से अगरतला के रास्ते भारत पहुंची। उनका C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शाम 6 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचा। यहां से लंदन, फिनलैंड या फिर किसी दूसरे देश जा सकती है। एयरबेस पर सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने करीब 1 घंटे में मुलाकात की। खबरों के मुताबिक उनकी बहन रेहाना भी साथ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर शाम 6 बजे उतरा। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान ने कहा कि हम अंतरिम सरकार बनाएंगे, देश को अब हम संभालेंगे। आंदोलन में जिन लोगों की हत्या हुई है उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। इसी बीच राष्ट्रपति ने जेल में बंद पूर्व पीएम और विपक्षी नेता खालिदा जिया की रिहा करने का आदेश दे दिया है। उन्होंने 2018 में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में 17 साल कारावास की सजा सुनाई गई थी। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 693 रुपए गिरकर 69,699 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले इसके दाम 70,392 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं 1 किलो चांदी की बात करें तो 1765 रुपए गिरकर 81,736 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी 83,501 रुपए प्रति किलो पर थी। इस साल चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई यानी 94,280 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी। वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 64,850 रुपए, तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 17,730 रुपए पहुंच गई है। उधर $1 का रेट 84 रुपए का हो गया है। अमेरिका में मंदी की आशंका के चलते हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 2,222 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ 78,559 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी में भी 662 अंक की गिरावट देखने को मिली और यह 24,055 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के टॉप लूजर्स में टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट, टाटा स्टील, SBI और पावर ग्रिड रहे। वहीं BSE का मिड कैप इंडेक्स 1718 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ 45,956 के स्तर पर क्लोज हुआ। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की आशंका के कारण ग्लोबल मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ है और इसी का असर भारतीय शेयर बाजार में भी देखने को मिला है। भारतीय शेयर बाजार के मौजूदा वैल्यूएशन बढ़े हुए हैं, खासकर मिड और स्मॉल कैप के सेगमेंट में। बाजार में इस कारण अच्छा खासा करेक्शन दिख सकता है। बैंक ऑफ जापान ने अपनी ब्याज दर 0% और 0.1% से बढ़ाकर 0.25% कर दी है। ये 15 सालों में उच्चतम स्तर है। इससे भी ग्लोबल सेंटिमेंट कमजोर हुए हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।